हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं यूपीएससी, पीएसआईआर और रिलेटेड जीएस के लिए पढ़ाता हूँ। ये मैं अपने पुराने वीडियो में बता रहा हूँ, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, आईआर, जीएस पेपर सेकंड के सारे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी और इंडियन इकोनॉमी ये मैं पेपर थर्ड का पढ़ाता हूँ। जीएस पेपर थर्ड की बात कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो बिना कुछ कहे हुए राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 112 की धारा 3 के अनुसार उसी व्यक्ति को वेतन और भत्ते मिलते हैं जो कुछ काम करे। तो उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। भारतीय संविधान कोई काम निर्धारित नहीं करता, इसीलिए राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जो काम करते हैं उसके लिए उनको वेतन और भत्ता मिलता है। इसे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की तर्ज पर लिया गया है, क्योंकि वो भी वहाँ सीनेट के पदेन सभापति होते हैं, जो कि वहाँ का ऊपरले हाउस है। और सब मामलों में वो अलग का है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं यहाँ करने वाले हैं। हम जगदीप धनखड़ के एक ही जिक्र करेंगे। तो अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ साहब इस समय बीजेपी और आरएसएस के मेंबरान भी रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने गवर्नर की भूमिका निभाई, इसलिए ममता बनर्जी से कभी उनकी पटी नहीं। तो मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के पीछे बीजेपी की यही मंशा रही होगी कि जगदीप धनखड़ साहब एक कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के मेंबरान भी हैं। तो नरेंद्र मोदी ने यही सोच करके उनको पिछली बार राज्यसभा के पदेन सभापति और उपराष्ट्रपति के रूप में चुना। लेकिन अभी हाल में एक तरफ राहुल गांधी अदानी का मुद्दा उठा रहे थे। अदानी भी गुजरात से आते हैं, भारत के जाने माने उद्योगपति हैं। और अमेरिका में एक एक्चुअली उनको लेकर के एक वहाँ निचली अदालत ने आदेश पारित किया, जिसमें उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने कई प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए घूस दिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोगों को, अलग अलग अधिकारियों को, और इस प्रकार उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने का आदेश दिया। यही नहीं, वहाँ के वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर ने इसको प्रमुखता से छापा भी। और आपको हम ये बताते चलें कि इसमें आज भी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो भारत की सरकार चल रही है उसके बारे में हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के रूप में या हिंदू नेशनलिस्ट इंडिया के रूप में रिपोर्ट वहाँ निकलता रहता है। कहा जाता है जॉर्ज सोरोस को इन सब चीज़ों से तकलीफ होती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं जो बाइडेन सरकार इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस, जो कि अमेरिका के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, एक मैन्युफैक्चरर और उद्योगपति हैं। और ये भी माना जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में जो प्राइम लेंडिंग क्राइसिस आई थी उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। खैर, वो टॉपिक ही अलग हो जाएगा, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो जॉर्ज सोरोस माना जाता है जो बाइडेन के करीबी हैं, और इनडायरेक्टली इन्हीं के बहाने भारत पर आक्रमण किया जाता है। और इनके कई फंड हैं, जिसमें सबसे प्रमुख फंड है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी खोज पर आधारित पत्रकारिता है, जिसमें 70% फंडिंग करते हैं जॉर्ज सोरोस, 30% फंडिंग अमेरिकी सरकार करती है, संभवतः 1994 से करती आ रही है। हालांकि कहा जाता है इस फंड की शुरुआत जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में किया था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हालांकि बहुत बाद में हुई, तो इस प्रोजेक्ट को भी अमेरिकी सरकार का बर्दाश्त प्राप्त है। इसमें जो बाइडेन ही वहाँ के राष्ट्रपति हैं। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि वहाँ भारत जैसी स्थिति नहीं है कि कोई केयरटेकर सरकार रहे। दूसरे शब्दों में वह सरकार फुल फ्लेजेड सरकार की तरह से फैसले ले सकती है। लोग कहते हैं भाई यहाँ नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं,
एक्चुअली नरेंद्र मोदी को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिकड़ी मिल जाए और अमेरिका अपना हाथ खींच ले, तो एक साथ कई देशों को नाराज करेंगे और कई देशों से मोर्चा भी लेना पड़ेगा। चीजें सुधरती आ रही हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस समय खामोश कुछ कारणों से हैं। बहरहाल अदानी और मोदी जी के निजी संबंधों को लेकर के, मित्रता को लेकर के, चूंकि दोनों गुजरात से आते हैं और आप लोगों को याद होगा 2014 के आम चुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान अदानी ने अपना निजी हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया था मोदी जी को और मोदी जी उसी हेलीकॉप्टर से घूम घूम करके प्रचार किए थे। तो राहुल गांधी को लगा कि अगर अदानी और मोदानी का संबंध, अदानी और मोदी जी का संबंध, इनको मोदानी भी कहते हैं राहुल गांधी, ठीक है तो इस प्रकार से जो है उनको लगा कि इन दोनों के संबंधों को अगर हम जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारा परसेप्शन लोगों के दिमाग में हमारे बारे में ये बनेगा कि मैं भारत के गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ, चूँकि अदानी साहब गरीब लोगों का हक छीन करके ही अमीर बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मैं इससे नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल होगी और अमेरिकी रिपोर्ट का हवाला दूंगा। लेकिन बीजेपी वाले भी कम नहीं है, उन्होंने जॉर्ज सोरोस का मामला उठा दिया। उनके OCCRP प्रोजेक्ट के साथ साथ SEDF यानी सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फंड OCRF कह सकते हैं, सॉरी OCCRP के अलावे सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड SEDF का मामला और उसका एक सब फंड भी है, सॉन्ग प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है उसको, या सॉन्ग फंड के नाम से जाना जाता है। उसका मुद्दा उठा करके बीजेपी वालों ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश किया है और ये कहना चालू कर दिया है कि भाई वो जॉर्ज सोरोस के हाथों में खेलते हैं, नहीं तो अमेरिकी कोर्ट ने अगर कुछ अदानी पर टिप्पणी की है तो एक विदेशी कोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर मोदी जी को घेरना उचित नहीं है अदानी को लेकर के। तो उन्होंने एक फ्रांसीसी अखबार का हवाला दिया है कि कैसे OCCRP प्रोजेक्ट या OCCRP के माध्यम से जॉर्ज सोरोस ने भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश किया है। यही नहीं, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कई सहयोगियों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा इलेक्शन है जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे अप्रैल मई में, जिसमें कि विदेशी सरकारें दखल दे रही हैं। तो उन बीजेपी का इशारा जॉर्ज सोरोस की तरफ और डीप स्टेट यानी अमेरिका के सरकारी उन एजेंसियों की ओर था जो एंटी मोदी मुहिम में शामिल थे। तो यह मुद्दा उठा करके मुझे लगता है बीजेपी ने अदानी और मोदी के संबंधों पर जो राहुल गांधी मुखर हो रहे थे और प्रहारक हो रहे थे उसको तोड़ने की कोशिश किया है। बहरहाल मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस और अदानी ये दोनों इस समय छाए हुए हैं आपके संसद के दोनों सदनों में। लेकिन हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को लगा जब कि भाई ऐसा अदानी का मुद्दा बन नहीं पाया, आम जनता के दिलो दिमाग पर छा नहीं पाया और सोरोस का मुद्दा उठाकर बीजेपी हमको घेरने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने जगदीप धनखड़ के विरुद्ध उनके रिमूवल को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव, जिसको मीडिया वाले कह रहे हैं, ला दिया है। अविश्वास प्रस्ताव वैसे जेन्युइन तरीके से तो पूरी सरकार के विरुद्ध लोकसभा में ही आता है। एक्चुअली ये रिमूवल का ही नोटिस है या प्रस्ताव है जिस पर राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इस पर तो 60 के करीब सांसद हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये नोटिस राज्यसभा के महासचिव को भेज भी दिया गया है, लेकिन जगदीप धनखड़ के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। आज किरण रिजिजू संसद में बोल रहे थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ऐसा उपराष्ट्रपति तो देश को
पहली बार मिला है और हम आपकी मंशा कामयाब नहीं होने देंगे। हम उस पर पानी फेर करके रहेंगे। विरोधी दलों को भी पता है कि भाई उनके पास नंबर नहीं है कि वो जगदीप धनखड़ साहब को हटा सकें। 67 अनुच्छेद 67 बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 बी के तहत हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में बहुत स्पष्ट प्रावधान है, और वो ये हैं कि उपराष्ट्रपति को जो ऊपरले सदन है राज्यसभा, उसके समस्त सदस्य संख्या के 50% से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो और लोकसभा उस पर सहमत हो, यानी लोकसभा में भी मोटे तौर पर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तभी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और आपको हम ये भी बता दें, ये मामला भी समान सत्र में, हालांकि पहली बार उपराष्ट्रपति को हटाने का नोटिस दिया गया है, उनके ऊपर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाने की कोशिश किया है मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कंपनी ने, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 82 सांसदों का ही समर्थन मिल पाएगा विरोधी दलों को, जबकि 112 सांसद नॉर्मल तरीके से इनके पास है, नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए के पास है। तो इनको 7 और यानी 119 चाहिए हटाने के लिए, 119 सांसद चाहिए। मुझे लगता है 7 को ये मैनेज कर ही लेंगे, जैसे उड़ीसा के बीजेडी सरकार को मना लेंगे, या जगन मोहन रेड्डी को, वाईएसआरसीपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश को, उनको मना लेंगे। तो मुझे लगता है इस तरह से छोटे दलों को मना करके, क्षेत्रीय दलों को मना करके बीजेपी अपना काम कर लेगी, और समान सत्र तो हो नहीं पाएगा। विरोधी दलों ने भी मुझे लगता है गिरता देख करके ये मामला उठाया है कि भाई कहीं जॉर्ज सोरोस का मामला बड़ा हो गया तो कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी। और कांग्रेस के भीतर, जिसको हम लोग इंडी अलायंस कहते हैं, जिसमें प्रमुख घटक दल कांग्रेस है, वहाँ भी ममता बनर्जी को लीड करने को लेकर के, यानी इंडी गठबंधन को लीड करने को लेकर के एक बात चल रही थी। लालू यादव जी, जो कि बहुत कट्टर समर्थक सोनिया गांधी के माने जाते हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी के नाम का प्रस्ताव कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया था, और जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति चुने जाने के पहले वहाँ पश्चिम बंगाल के ही गवर्नर थे। ऐसे ममता बनर्जी साहब इनसे कुछ स्कोर सेटल करना चाहते, क्योंकि उनके पद पर रहते हुए कभी उनसे पटा नहीं। इस वजह से भी ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ के विरुद्ध लाए गए नोटिस पर कोई गुरेज नहीं किया, तुरंत हस्ताक्षर करवा दिया अपने सभी राज्यसभा सांसदों का। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं प्रस्ताव तो गिरेगा ही, लेकिन जॉर्ज सोरोस से मुद्दा हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ने ये चाल चली है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। क्योंकि अदानी का मुद्दा भले ही राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन उससे इंडी गठबंधन के ही बहुत सारे साथी, जैसे ममता बनर्जी हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के, ये लोग इससे अपने को अलग करते हुए नजर आए। और ममता बनर्जी का समर्थन कर लालू यादव ने, भले ही राहुल गांधी का समर्थन इनडायरेक्टली कर दिया हो शिवसेना ने, लेकिन शिवसेना की आवाज़ इतनी बड़ी तो है नहीं राज्यसभा में। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये इनका ध्यान भटकाने की एक कोशिश थी कि भाई अगर नहीं चला अडानी का मुद्दा, तो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर गिरने से बढ़िया है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव ला दिया जाए। और आपको हम ये बताते चलें, उपराष्ट्रपति के को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव लाया गया है या जो नोटिस दिया गया है, जिस पर कि 60 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिया विरोधी दल के, वास्तव में वह एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ये जानती है कि भाई इससे इंडी गठबंधन में तो एकता बनी ही रहेगी, राहुल गांधी नेता बने ही रहेंगे, साथ ही जॉर्ज सोरोस से ध्यान भटकाना भी संभव होगा, आसान होगा। तो इस प्रकार से उसको पता है कि प्रस्ताव गिर जाएगा, ये पारित नहीं होगा। अरे राज्यसभा में अगर इनके प्रकार पारित भी हो गया तो लोकसभा में गिरना तय है, यानी उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, और हो सकता है वो और अधिक आक्रामक होकर के वापस आएं।
और वैसे भी 14 दिन से कम का सत्र बचा हुआ है। सेम सत्र में ही ये होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो सेम सत्र में तो ये हो नहीं रहा है। दूसरे शब्दों में जिस दिन 14वां दिन होगा उसी दिन उस दिन तक ये राज्यसभा का जो सत्र है वो समाप्त हो गया रहेगा। तो ऐसी दशा में इस प्रस्ताव के लाने का कोई संवैधानिक महत्व तो नहीं है, टेक्निकल महत्व है। बस टेक्निकल महत्व यही है कि जार शोरों से तत्काल में ध्यान भटकाने में कामयाब कांग्रेस हो जाएगी और इंडी गठबंधन में एकता बनाए रखने में भी कामयाबी हासिल हो जाएगी। जो विरोधी स्वर थे वो कुछ समय के लिए शांत रहेंगे और राहुल गांधी अपने पद पर यानी इंडी गठबंधन के नेता के रूप में प्रतिस्थापित होते रहेंगे। खैर, जो भी है, ये मामला देखना होगा कि आने वाले समय में किस रुख में मुड़ता है, किधर मुड़ता है, किस रुख में जाता है, किधर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जगदीप धनखड़ के विरुद्ध अनुच्छेद 67B के तहत लाया गया यह प्रस्ताव पारित नहीं करा पाएगा विरोधी दल, क्योंकि उसके पास नंबर नहीं है। जाहिर है कि लास्ट लाफ तो सरकार के पास ही रहेगा, लेकिन ये जरूर है कुछ समय के लिए ये ध्यान भटकाने में कामयाबी हासिल हो जाएगी विरोधी दलों को और जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर प्रहारक बन करके और कांग्रेस तथा उसके अन्य सहयोगी दल कुछ समय के लिए ये बताने की कोशिश करते रहेंगे भाई बीजेपी के जो नेता के रूप में जगदीप धनखड़ साहब वहाँ बैठे हैं वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा। हालांकि इससे भी लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा, मुझे कम लगता है ऐसा, लेकिन ये जरूर है जो हंगामा हो रहा है संसद के दोनों सदनों में, उस पर जरूर कुछ समय तक के लिए विराम लगेगा। ये दूसरी बात है कि सरकार 14 दिन का इंतजार ना करे और उसके पहले ही नंबर जुटा करके और इस प्रस्ताव पर मतदान करा दे ताकि विपक्ष को मुंह की खानी पड़े। सरकार भी अपना दांव देख ही रही होगी और वो भी उसका इस्तेमाल कर सकती है। अब आगे जैसा होगा वैसे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।